बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन काजिम और आप देख रहे हैं मॉर्निंग एट होम। तो मॉर्निंग एट होम में हर रोज़ कोई पते की, कोई इम्पॉर्टेंट, कोई सिग्निफिकेंट बात हम करने की ज़रूरत ज़रूर महसूस करते हैं और फिर ऐसी बात करते भी हैं। आज आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगी एक ऐसा टॉपिक जो अनप्लेजेंट है लेकिन बात करनी ज़रूरी है, डायबिटीज़, जिसको शुगर भी लोग बुलाते हैं, ज़ियाबतीज़ बुलाते हैं, ज़ियाबतीज़ मतलब व्हाटएवर जो भी कोई बुलाना चाहे, लेकिन जो सबसे कॉमन टर्म है शुगर की बीमारी, उस टर्म को आगे लेके बढ़ते हैं। अब डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको हम लोग उतना सीरियसली लेते नहीं हैं जितना लेना चाहिए, और उसके साथ साथ उसको इतना ओवरली सीरियस ले लेते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि जैसे ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी। देखिए व्यूअर्स, बहुत से लोग हैं जो पैदा होते हैं डायबिटीज़ के साथ, जो डायबिटिक होते हैं फ्रॉम बर्थ या कुछ ही सालों के बाद, मतलब बच्चों को जो डायबिटीज़ होती है वो भी होती है और पूरी ज़िंदगी वो बड़े भरपूर अंदाज में जीते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसी एहतियात और कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो मैनेज करनी पड़ती हैं जिसके बेस पे आपकी ये जो कंडीशन है ये मज़ीद ख़राब नहीं होती। देखिए व्यूअर्स, डायबिटीज़ के साथ पूरी ज़िंदगी बड़े अच्छे अंदाज में जी जा सकती है। सिर्फ अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट है तो आपने अपनी इंसुलिन लेनी है या आपने अपनी मेडिकेशन लेनी है। बट डायबिटीज़ इतनी बढ़ती क्यों जा रही है, इसकी शरह इतनी ज़्यादा क्यों इंक्रीज़ कर रही है, इस पे भी हम बात करेंगे। ऑब्वियसली विद द रेलेवेंट पर्सन, डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद, उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, हम इतना घबरा जाते हैं अगर हमें पता चले कि बच्चे को दमा हो गया है या डायबिटीज़ हो गई है, तो लोग घबराना शुरू हो जाते हैं। थैलेसीमिया माइनर है, ऑब्वियसली थैलेसीमिया मेजर तो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हर कुछ दिनों के बाद ब्लड लगना है, सारा कुछ, बट थैलेसीमिया माइनर की बात करें तो वो एक मैनेजेबल सिचुएशन होती है। हर बीमारी की शिफा ऑब्वियसली अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि आप बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। बल्कि अब तो एक तो वो डायबिटीज़ है ना, टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों है। एक तो वो है जिसके साथ आप मतलब कुछ ही सालों बाद आपको पता चलता है, यंग ही एज पे बच्चों को पता चल जाता है, या टीन एज में या 12-14 साल की उम्र पे कि भाई डायबिटीज़ है और फिर इंसुलिन लगनी है और व्हाटएवर। एक वो डायबिटीज़ है जो आपको इंडिकेटर मिल जाता है, जिसके हम बात करें प्री डायबिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्री डायबिटिक का नाम यूज़ किया जाता है। मैं भी बहुत अरसा जो है वो प्री डायबिटिक रही और उसके लिए मुझे मेडिकेशन दी गई मैनेज करने के लिए। अपनी बात करने का रीज़न, देखिए व्यूअर्स, बीमारियाँ एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान को लग सकती हैं और किसी भी स्टेज पे हो सकती हैं। अब अगर हम किसी कंडीशन से गुजर रहे हैं, क्या हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या हम अपसेट हो जाते हैं, क्या हम ज़िंदगी ही जीना छोड़ देते हैं, या फिर हम इतनी बदएहतियाती करते हैं और इतना ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं कि हम उस कंडीशन को वर्स कर देते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि 25-30 साल की उम्र के बाद जब भी अपनी CBC करवाएं, अपनी कंप्लीट ब्लड पिक्चर जब करवाएं, ब्लड काउंट करवाएं, तो उसके साथ साथ अपना डायबिटीज़ का भी चेक करवा लें। अब तो डायबिटीज़ के इतने अच्छे टेस्ट आ गए हैं कि पिछले 3 महीने की आपकी जो खून के अंदर शुगर की पिक्चर है, इंसुलिन की पिक्चर है, वो आपके सामने आ जाती है। हमने डायबिटीज़ से डरना नहीं है, हमने डायबिटीज़ की वजह से अपसेट नहीं होना, बल्कि हमने उसको मैनेज करना सीखना है। जो जिन लोगों के पेरेंट्स को डायबिटीज़ हो जाती है, मुझे याद है अबाउट 7-8 ईयर्स अगो जब मुझे पता चला कि मामा को डायबिटीज़ हो गई है, मेडिकेशन भी उन्हें उस हिसाब से लेनी है। मैं आपको बता नहीं सकती व्यूअर्स, मेरे हाथ पाँव फूल गए थे, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि एक वो खौफ होता है ना कि क्या हो जाएगा, अब ये बीमारी लग गई है। देखें, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है कि डायबिटीज़ कैंसर की तरह की बीमारी नहीं है, थैलेसीमिया की तरह की बीमारी नहीं है। ये एक कंडीशन है जिसके साथ हमने जीना सीखना है। लेकिन आपको पता चले कि आप डायबिटिक है या प्री डायबिटिक हैं और आप अपनी चीनी की जो इनटेक है उसको ना मैनेज करें, वो सारी ऐसी चीज़ें लें जो डॉक्टर आपको मना करता है लेने से, तो फिर आप अपनी ज़ात के साथ खुद ज़्यादती कर रहे हैं। हम हाय हाय करते हैं, हम अल्लाह मियाँ को कहते हैं रब ताला आपने कैसे मुझे बीमार होने दिया। भाई आपने अपनी ज़ात के साथ क्या किया, पहले उसको भी तो देखें। निवाला तो आप अपने मुंह में खुद डालते हैं। सो बीइंग केयरफुल इज़ इम्पॉर्टेंट। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज का जो हमारा मेन्यू भी है वो कटलेट्स एंड ब्राउनीज़ है। अब बहुत से लोग कहेंगे हाँ, कटलेट में भी तो आलू होते हैं और ब्राउनी में चीनी होती है। नो डाउट, अगर आप प्री डायबिटिक हैं या आपकी ब्लड पिक्चर ऐसी लग रही है कि जैसे आप डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो आप एवरी नाउ एंड देन ये चीज़ें खा सकते हैं। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं
और डॉक्टर ने आपको आलू मना किया हुआ है, चीनी मना की हुई है, मैदा मना किया हुआ है, तो फिर आप इस किस्म की चीज़ें कंज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि हम आज ब्राउनीज़ की रेसिपी की तरफ जब जाएंगे तो उसी के अंदर आप अगर मैदे की जगह आमंड फ्लावर यानी कि बादामों का आटा इस्तेमाल कर लें और उसके अंदर चीनी की जगह शुगर फ्री का जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करें। अब मैं शहद और शक्कर की बात नहीं कर रही, शुगर फ्री में बहुत से ऑप्शंस आपको मिलते हैं मार्केट में जिनके साथ आप कुक भी कर सकते हैं। स्टीविया उनमें से एक है, ये प्लांट का नाम है। सो आप उस प्लांट की किसी भी जो है वो किसी भी ब्रांड से उस प्लांट वाली चीज़ ले लें जिसका नाम स्टीविया है, क्योंकि वो प्लांट बेस्ड है तो हेल्दियर है और ये आपके ब्लड शुगर को अफेक्ट नहीं करती। अगर एक चीज़ के साथ जीना है, आपको मिठाई का बड़ा शौक है, तो अब तो डायबिटिक मिठाई भी दुकानों में उधर मिल जाती है। हाँ, जायका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन अगर हमने अपने आप को सेहत की तरफ लेके जाना है और अपने आप को अच्छे तरीके से मैनेज करना है तो ये छोटे छोटे काम तो हमें करने पड़ेंगे। उसके साथ डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में एक्सरसाइज का भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अमल दखल होता है। जब हम वर्जिश करते हैं तो हमारे सिस्टम जो है वो बैलेंस में आ जाता है और अपने बाकी ऑर्गन्स को यानी कि अपने गुर्दों को, अपने जिगर को, अपने वेरियस जो ऑर्गन्स हैं उनका, दिल को आपने ज़रूर चेक कराते रहना है। एक चीज़ ज़रूर होती है कि जब आपकी अनकंट्रोल्ड शुगर होती है यानी कि आपकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है तो उस केस में फिर आपके डिफरेंट ऑर्गन्स भी इफ़ेक्ट होते हैं, राइट। अब डायबिटिक इंसान को हमेशा कहा जाता है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपने पैरों का और अपने हाथों वगैरह का ख्याल रखें। क्यों? क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ठोकर लगती है, ज़ख़म हो जाता है, क्योंकि जिस्म में थोड़ी नमनस भी होनी शुरू हो जाती है, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। सर्जरीज़ फॉर एग्जांपल डायबिटिक लोगों की लोग अवॉइड करते हैं जिनकी अनकंट्रोल्ड शुगर होती है, क्योंकि फिर उनकी हीलिंग प्रोसेस जो है यानी कि जो बेहतर होने का जो अमल होता है वो ज़रा ड्रैग हो जाता है। सो माई रिक्वेस्ट टू यू इज़, अगर डायबिटिक हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, अपने प्रॉपर जो है मॉलिज से हेड टू टो चेकअप रेगुलरली 6 महीने साल बाद कराया करें और अपनी शुगर को कंट्रोल में लेके आएँ थ्रू मेडिकेशन, थ्रू वट। और ये जो डर है ना लोगों का कि हाय मुझे इंसुलिन लग गई, इंसुलिन आपके और मेरे सिस्टम में बननी ही बननी है। अगर आपके सिस्टम में इंसुलिन नहीं बन रही तो आपको उसको अपने सिस्टम में डालना है। ये वो वाली बात है कि आपने अगर एनर्जी की ज़रूरत है तो आपको खाना खाना है। अगर तो आपके जिस्म में एनर्जी है तो ठीक है, अगर आपके जिस्म में एनर्जी नहीं है तो आपको खाना खाना है ना उस एनर्जी के लिए। तो अगर इंसुलिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर ही दिया है आपके पूरे चेकअप के बाद और प्रॉपर नॉलेज है और मतलब अपनी उसी फील्ड का डॉक्टर है और उन्होंने आपको इंसुलिन रेकमेंड की है तो प्लीज़ उसको यूज़ करें। उसी तरह जिनको थायरोक्सिन रेकमेंड की जाती है, थायराइड का जिनका प्रॉब्लम होता है, भाई जो आपके सिस्टम में चीज़ बन नहीं रही वो आप उसको डालेंगे तो वो ठीक होगा। इंसुलिन लेना प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज़ को मिसमैनेज करना प्रॉब्लम है। आइए, खैर आपको पता है जब मेडिकल चीज़ें होती हैं तो मेरा वैसे ही इंटरेस्ट लेवल कुछ हो रहा था। शेफ़ कोमल मलिक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम, क्या चला मैम? बिल्कुल, बात शुरू करते ही कह दिया ना आज हम कटलेट और ब्राउनीज बना रहे हैं। और वो तो देखिए डायबिटिक लोग नहीं ले सकते बट बच्चे खा सकते हैं, घर वाले एंजॉय कर सकते हैं जी। और जिनको डायबिटीज़ है वो एडजस्ट कर लेना चीज़ों को। अगर आलू नहीं ले सकते तो कोई और चीज़ इस्तेमाल हो सकती है, राइट। कटलेस तो किसी भी चीज़ के बना किसी भी सकते चीज़ के हैं। बन जी सकते बिल्कुल। हैं। रेसिपी की तरफ जी बिल्कुल। चिकन कटलेस, मुर्गी का गोश्त आधा किलो, आलू 1 किलो, नूडल्स 1 पैकेट, नमक आधा 1/2 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, दादरी मिर्च 1 खाने का चम्मच, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राई के लिए। अच्छा, ये जो सा है चिकन कटलेस, इसके लिए हम आलू बॉईल कर लेंगे। अभी मैंने नूडल्स कहा तो सोचते हैं नूडल्स का चिकन कटलेस में क्या काम है, लेकिन जब हम नूडल्स को बॉईल करके क्या कहते हैं आलू में मिक्स करेंगे तो उसके चंक्स जो उनसे हैं ना वो आपको बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं और वो क्रिस्पी भी होते हैं और वो आपको टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होगा। और जो आप किसी भी क्या कहते हैं नूडल्स के ब्रांड्स का किसी भी नूडल्स को ले सकते हैं और खाली बॉईल करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। नूडल्स को, चिकन को बॉईल करके चिकन ऐड कर लें, इसमें नमक, काली मिर्च, दादरी मिर्च डाल के और इसको एक अच्छी तरह मिक्सचर तैयार कर लें। उसके बाद इसको आप किसी भी शेप में दे सकते हैं और अंडा और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग के साथ इसको फ्राई कर लें। अब जैसे कि आपने इसको फ्लैट बना लिया और आपने उसमें से कट कर लिया स्टार्स के पीसेस, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मैं जरूर कहूंगी कि इसके अंदर यही रेसिपी के अंदर गाजर और मटर भी डाल दें बिल्कुल बॉईल करके। तो होगा क्या कि हल्का सा बॉईल करते इतना कि वो पक जाए लेकिन वो क्रंच रहे उसका। और फिर आपने उसको उसके भी कटलेट बना ली जी। तो ये आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। परफेक्ट। ओके, सो एक रेसिपी। हाँ जी। अब सेकंड रेसिपी है ब्राउनी की।
ब्राउनी की रेसिपी है। अंडे 2 अदद, तेल 1 कप, मक्खन 100 ग्राम, वनीला एसेंस 1 खाने का चम्मच, कोको पाउडर आधा, 1/4 कप, मैदा आधा कप, चॉकलेट बार 100 ग्राम। अच्छा, अब इसी को अगर आपने व्यूअर्स रीएडजस्ट करना है डायबिटिक लोगों के लिए, अगर आपके घर में आपने आमंड फ्लावर या कोकोनट फ्लावर, कोपरे का भी अब आटा मैदा मिल जाता है और उसका भी बादामों का भी, तो आप उस दोनों में से किसी एक को मैदे की जगह डाल दें। चॉकलेट बार आप अगर डाल भी रहे हैं तो डार्क चॉकलेट यूज कर लें, और अगर शुगर की बात करें तो उसमें आप स्टीविया यूज कर लें। रीएडजस्ट करना है जी, बट आप खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं। अच्छा, इसको बनाना कैसे? इसको आपने कैसे बनाना है कि आपने ऑयल जो है और मैदे को अच्छी तरह बीट कर लेना है। इसके अंदर आपने मक्खन डालना है, वनीला एसेंस डालना है। इनको अच्छी तरह बीट करके जब इसकी प्रॉपर फ्लो बन जाए, कोशिश करें कि हाथ से अगर बीट करें तो 15 से 20 मिनट कम से कम बीट करें। कोको पाउडर, मैदा, जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं इसमें सब में ऐड करके और इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड में 35 मिनट्स के लिए बेक करना है। इसके ऊपर आप कोई भी चॉकलेट स्प्रेड यूज़ कर सकते हैं और चॉकलेट बार जो है वो क्रश करके ऊपर यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा सा मेल्टिंग सा जो मुंह में एक टेस्ट आता है ना, तो उससे वो ज़रा इनहेंस हो जाएगा ब्राउनी का टेस्ट। वंडरफुल वंडरफुल। वैसे एक बात बताऊं, जब शुरू में कोमल ने स्टार्ट किया था ना तो ज़रा घबराती थी। मुझे इतना अच्छा लगता है जब हमारे बच्चों को वापस कॉन्फिडेंस आ जाता है और इस तरीके से। वेल डन, यू स्पीक वेरी वेल बेटा। किचन का सेगमेंट तो हमने कर लिया, लेकिन अब जो हमने डायबिटीज से रिलेटेड बात करनी है, अल्लाह करे कि हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स की बुराई ना हो। देखेंगे ब्रेक के बाद। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। जैसे कि आपसे वादा किया था, डॉक्टर इरफान शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से अगर हम डायबिटीज़ पे बात कर लें और फिर हम फ्लड के जो मुतासरीन हैं उनसे रिलेटेड भी गाइडेंस लेंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ज़ियाबतीज़, ये डायबिटीज़ है क्या चीज़? डायबिटीज़, शुगर, पता नहीं क्या क्या इसको बुलाते हैं, ये है क्या? ज़ियाबीतिस या डायबिटीज़ जो है, देखिए वो शक्कर का जो आपके ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर एक ख़ास मकदार से बढ़ने का नाम है। ठीक है, ये क्यों बढ़ती है इसके ऊपर हम बात कर लेंगे कि जो भी खुराक आप खाते हैं रिगार्डलेस ऑफ इट इज़ स्वीट और नॉट, इसने अल्टीमेटली लिवर ने इसको मेटाबोलाइज होने के बाद इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। ये एक मिसकंसेप्शन है। जनरली लोग ये समझते हैं कि जब अगर आपने शक्कर छोड़ दी तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। इवन अगर आप आम गंदम की रोटी खा रहे हैं, वो भी जब तक ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक वो आपकी बॉडी का पार्ट नहीं बन सकती। तो ये जो ग्लूकोज है, अगर ये सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती और ये आपके ब्लड के अंदर एक ख़ास लेवल से ज़्यादा बढ़ी हुई नज़र आती है ग्लूकोमीटर के ऊपर, तो उसको ज़ियाबीतिस कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी इकसाम कितनी है? देखिए वैसे तो इसकी एक से ज़्यादा इकसाम है, लेकिन प्राइमरीली इसको 2 इकसाम में तकसीम किया, टाइप 1, टाइप 2, जिसमें टाइप 1 जो है उसको हम एलेबोरेट करते हैं IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, जबकि दूसरी जिसको टाइप 2 आपने कहा, जो हमारे इर्द गिर्द मेजॉरिटी प्रेवलेंट वही है, जिसकी रेशो बहुत ज़्यादा हो गई है, वो NIDDM है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। अच्छा, और ये दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए जो IDDM है जिसको आप टाइप 1 कहते हैं, आम तौर पे वो बहुत छोटी एज के अंदर हो जाती है और उसके अंदर इंसुलिन डिपेंडेंट है। यानी मॉडर्न साइंस ये मानती है कि इंसुलिन के बगैर आपका पैनक्रियास बिल्कुल काम नहीं कर रहा और अब इंसुलिन एक्सटर्नली लिए बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो उसमें ओरल मेडिसिन को छोड़कर जो फर्स्ट रेमेडी है वो स्ट्रेट अवे आपको जाना पड़ता है इंसुलिन के ऊपर। जबकि हमारे इर्द गिर्द आप कह लीजिए कि 95% के करीब जो लोग हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज़ है। इट्स अ मिसकंसेप्शन कि ये भी टाइप 1 की तरह हमारे इंसुलिन की मेल फंक्शनिंग है, ऐसा नहीं है। बल्कि टाइप 2 जो है वो उसको आप एक सिंपल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहिए कि कि हम पूरे तरीके से जो ग्लूकोज है उसकी एब्जॉर्प्शन इनटू द सेल, आप इस तरह से देखिए कि टाइप 2 डायबिटीज़ का दूसरा नाम जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर पैनक्रियास हेल्दी इंसुलिन हेल्दी क्वांटिटी के अंदर, सफिशेंट क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन कोई ऐसी ख़राबी हो गई जिसकी वजह से सेल के अंदर उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो इसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, जिसके अंदर आप ओरल मेडिसिन और अपनी हेल्थ केयर से भी कर सकते हैं कवर। अच्छा,
डॉक्टर साहब इलाज की तरफ तब जाएंगे जब हम इसको पूरी तरह समझ लेंगे। इंसुलिन से मतलब अब चाहे इंसुलिन की बात करें या दवाइयाँ लेके या जिस तरीके से भी हमने इसको मैनेज करना है, ये हमारे अंदर कैसे आती है? क्या हम कोई ऐसी चीज़ खाते पीते हैं जिससे हमें ये हो जाता है, या ये मरूसी, ये है क्या, ये क्यों होता है? देखिए इसको समझना बहुत आसान है, और मेरे ख़्याल में अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझ लें, जैसे आपने कहा कि ये होती क्यों है, यानी बॉडी के अंदर क्या फ़िज़िकल चेंज आती है जिसकी वजह से हम एक पेशेंट को हेल्दी से डायबिटिक डिक्लेयर कर देते हैं। और प्री डायबिटिक भी कोई चीज़ अब हाँ जी, नई क्या आनी जो शुरू हो गई है? एक नॉर्मल थे, एक प्री डायबिटिक थे, एक डायबिटिक। आप हम इसको इसी तरह से कहें कि मेडिकल साइंस ने मार्कर डिफ़ाइन कर दिया। देयर इज़ अ फाइन लाइन कि अगर आपका HbA1c जो है वो हेल्दी पेशेंट्स के अंदर 6 से नीचे है तो आप उसे कहेंगे कि ये अभी तक नॉन डायबिटिक है। जैसे ही वो 6.2, 6.3, 6.4 की रेंज में आता है तो हम ये मानते हैं कि ये प्री डायबिटीज़ हैं, और आइडियली आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन्स की बजाय इनका लाइफस्टाइल और ख़ुराक के पैटर्न चेंज करके इसको रिवर्स किया जा सकता है, या कुछ कई सालों तक प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये 6.4, 6.5 से एक्सीड करती है तो हम डिक्लेयर करते हैं कि ये अब हार्ड कोर डायबिटिक पेशेंट है। तो मेरा हमेशा से इख्तलाफ ये रहता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक फ़ाइन लाइन आप ड्रॉ कर दें। हमारा तो गुमान ये है, या हमारे एक्सपीरियंस में ये आया है तिब के अंदर, कि आप इसको सर्टन स्टेज तक रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर हमने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिनका HbA1c जो है वो 11 या 12 या 13 के अंदर भी है, जिसको आप कोरिलेट इस तरह करते हैं कि उनकी जो रैंडम है वो 550-600 के करीब है, और जो फास्टिंग है वो तकरीबन 300 के करीब है, तो भी ऐसे पेशेंट्स अगर उन्होंने मॉडर्न ओरल मेडिसिन अभी यूज़ नहीं की तो लाइफस्टाइल चेंज करके और कुछ हर्बल मेडिसिन अगर ज़रूरत हो तो करने के बाद आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, और लाइफ टाइम ये रिवर्स रहेगी। वाओ, दिस इज़ आवर एक्सपीरियंस। ये आपका एक्सपीरियंस रहा है? जी बिल्कुल। अच्छा, और डॉक्टर साहब लोग इंसुलिन से इतना डरते क्यों हैं? देखिए एक जो चीज़ आपके जिस्म में है, जैसे कि लोग कहते हैं मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड तो में तो प्रेशर है, हाई है कि लो है वो एक फ़र्क बात है, ठीक है ना? अगर आपको कॉन्स्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो ऑब्वियसली इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, कॉन्स्टेंटली लो रहता है वो भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, बट इतना ज़्यादा नहीं अनलेस बहुत लो हो। जी बिल्कुल। इंसुलिन तो आपके जिस्म बनाती है, अगर आपके जिस्म में इंसुलिन नहीं है तो आपने उसमें डालनी तो है, खून की कमी होती है तो खून भी तो लगता है। एग्जैक्टली। तो प्रॉब्लम क्या है, इतना क्यों लोगों को इशू है इससे? देखिए मेरे ख्याल में ये फियर फैक्टर जेन्युइन है और लेजिटिमेट है। उसकी वजह ये है कि देखिए बॉडी जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है वो बड़े एक इंटेलिजेंट सिस्टम के तहत करती है, यानी बॉडी का अपना एक निज़ाम है कि वो आपकी जो डाइट पैटर्न है उनको गेज करते हुए कि इससे अल्टीमेटली कितनी ग्लूकोज प्रोड्यूस होगी उसकी रिलेटेड जो मिकदार है उसमें इंसुलिन प्रोड्यूस की जाती है। यानी पैनक्रियास इटसेल्फ इज़ सच एन इंटेलिजेंट ऑर्गन कि वो उसको गेज करता है कि कितनी ज़रूरत है। लेकिन जिस वक्त आप अगर एक्सटर्नली इंसुलिन इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं तो उस सूरत में आम तौर पे आपका फिजिशियन जो है वो एक सर्टन सेट डोज बता देता है कि जी आपने 30 पॉइंट्स लगाने हैं सुबह या 15 पॉइंट शाम को या जो भी उन्होंने लगाना है। अब उसमें एक फिजिशियन की लिमिटेशन ये है कि वो आपके साथ नहीं रह रहा, उसको आपके डाइट पैटर्न्स का नहीं पता। तो जैसे ही आपके डाइट पैटर्न चेंज होते हैं उसके मुताबिक इंसुलिन आप चेंज नहीं कर रहे। आपने हफ़्ता पहले, महीना, 2 महीने, साल पहले जो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाया था आप उसके मुताबिक लगा रहे हैं। एक बात, उससे नुकसान होने का ख़तरा ये होता है कि कई दफ़ा आप हाइपो हो जाते हैं, यानी आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल सर्टेन थ्रेशोल्ड से नीचे जाता है, जी बिल्कुल, जिसके अपने नुकसान हैं। तो अगेन हम उतने मैकेनिकल हो नहीं सकते। तो डॉक्टर साहब अब आपने जैसे कि क्लियरली एक बात कही कि एक होती है जिसमें आपको दवाइयाँ देते हैं इंसुलिन, एक होता है जिसमें आपको ओरली दवाइयाँ देते हैं और एक होता है जिसमें आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। बट अब इससे बचें कैसे फिर? आई गेस दैट्स द क्वेश्चन, राइट? और उससे पहले आई गेस ये मेरे लिए जानना ज़रूरी है कि अगर किसी को डायबिटीज़ अम्मी को भी है, अब्बू को भी है, तो अक्सर ये बात कही जाती है कि इसको भी होगी। क्या ये सच है? देखिए दोनों क्वेश्चन, जैसे मामा को भी डायबिटीज़ है और मेरे फादर की फैमिली में भी डायबिटीज़ है, अब्बू हयात नहीं है, इसलिए आई डोंट नो कि अगर उनको होती कि ना होती, लेकिन अगर दोनों साइडों पे है तो फिर क्या? देखिए हमारे एक्सपीरियंस में तो ये है, या हमारी लर्निंग ये है, और तिब भी इसको एंडोर्स करती है कि डायबिटीज़ इटसेल्फ जो है ये जेनेटिकल नहीं है, ये आपकी जीन्स में नहीं है कि आपको होनी ही होनी है। लेकिन
प्रोबेबिलिटी क्यों बढ़ जाती है और क्यों हम कहते हैं कि अगर आपके फैमिली के अंदर डायबिटीज़ है तो आपको भी होने का खतरा। लाइफस्टाइल वही होगा। हाँ, क्योंकि आप लाइफस्टाइल अपना कैरी करते हैं अपनी फैमिली से। तो अगर कोई गलती आपके पेरेंट्स कर रहे हैं और जिसकी वजह से दे फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ बीइंग डायबिटिक, तो ऐसी सूरत में आप में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो अगेन जो आपका पहला क्वेश्चन था, हम उससे बचें कैसे? हम क्या करते हैं एज अ फिजिशियन, हम ये करते हैं कि एक पेशेंट से देयर इज़ अ सेट क्वेश्चनेयर, मे बी 6, 7 और 8 क्वेश्चंस, जिसकी बेसिस के ऊपर हम उनकी इनपुट की बेस पे ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि उनके लाइफ पैटर्न में व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉज, विच इज़ जनरली मोर देन वन, जिसकी वजह से उनकी डायबिटीज़ बढ़ रही है। तो अनलेस यू डू नॉट आइडेंटिफाई द राइट कॉज ऑफ फॉलिंग इनटू बीइंग अ ट्रैप ऑफ डायबिटीज़, आप उसको फिक्स नहीं कर सकते। अगर आप एक सेट पैटर्न पे जाएंगे कि आपने किसी भी पेशेंट को टैग कर दिया और एक सर्टन जैसे मेटफॉर्मिन या किसी एक मेडिसिन से शुरू कर दिया, फिर वो लाइफ लॉन्ग डिजीज़ होगी। अदरवाइज़ अगर आपने राइट मार्कर जिसकी वजह से वो उनको डायबिटीज़ हुई उसको आइडेंटिफाई किया, उसको फिक्स करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन गिविंग एनी अच्छा, मार्कर कैसे फिक्स करें? देखिए, जब हम उनसे क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे ये बताइए, जब आप किसी से क्वेश्चन करेंगे, किसी का वेट ज़्यादा है उनके हाइट के प्रोपोर्शनेट, तो आपको नज़र आ रहा है कि इनका पहला जो चैलेंज है वो तो वेट है, आपको उसको फिक्स करना चाहिए। दूसरा, हम अच्छे तरीके से चबा के नहीं खाना खाते। आप क्वेश्चन कीजिए, आप मेरे कहने के ऊपर 10 पेशेंट्स आइडेंटिफाई करें अपने क्लोज सर्कल के अंदर और उनको ऑब्जर्व कीजिए। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो होंगे वो बड़ी तेज़ी से हैप-हैज़र्डली खाना फिनिश कर रहे होंगे। तो मुझे बताइए, जब हम उनसे पूछते हैं तो वी जनरली आइडेंटिफाई कि इनका एक्चुअल मार्कर क्या है। तो इस तरह के बहुत सारे मार्कर्स हैं। आपके जो दोनों मील्स होते हैं, आमतौर पे 3 मील्स हैं, उनके दरमियान खाना का वक्फ़ा बहुत कम होता है। फिर हम कई दफ़ा हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का बन गया कि एक्सर्शन पैटर्न बिल्कुल ही नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते किसी वजह से एक्सरसाइज या वॉक नहीं कर सकते, तो उस सूरत में हमें उनके डाइट पैटर्न के अंदर कोई ऐसी चेंजेस करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से अगर वो एक्सर्शन नहीं भी कर पा रहे तो कम से कम वो उनका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो ओवरलोड ना हो। और अगर आप उसको फिक्स कर देंगे तो इवन बगैर वॉक के या बगैर, फिर स्ट्रेस इट्सेल्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे सोशल सर्कल में बहुत बड़ा है। आप किसी भी पेशेंट से पूछिए, आमतौर पे क्वेश्चंस करने के दौरान हम उनसे पूछते हैं कि जी अच्छा जब आपको आइडेंटिफाई हुई उस दौरान आपको कोई स्ट्रेस फैक्टर कोई ऐसा आया, तो यूजुअली हमें मिल जाता है। तो उसको अगेन अगर आपने करना है, जैसे आम तौर पे ये परसीव किया जाता है कि जी स्ट्रेस तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसको आप अपनी डाइट से कैसे ठीक करेंगे? भाई, स्ट्रेस जब होती है तो आपका सिस्टम कोर्टिसोल रिलीज करता है। Exactly. कोर्टिसोल एक स्ट्रेस का हार्मोन है। वो करता क्या है कि अगर आपका आप वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई और इस टाइप का मामला है और आप की बॉडी कोर्टिसोल रिलीज कर रही है तो उसको रोक देती है। वो आपका वजन नहीं कम होने देती, नहीं होने देगी, बिल्कुल नहीं होने जमा देती है एक तरह से। हाँ, आप ठीक कह रही हैं बिल्कुल कि वो आप उसको कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है ना कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप अपना मील ना लें। उसकी वजह ये है कि अननेसेसरी आप ओवर ईटिंग करेंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन अगेन तिब हमें ये एक्सप्लेन करती है कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पर यहाँ 5 लोग बैठे हैं और कोई बुरी खबर हमें सुनने को मिलती है, जैसे आप फ्लड या कोई ऐसी हैपहैज़र्ड चीज़ मिलती है, तो आपने ये देखा होगा कि शायद 2 लोग ऐसे हों जिनके ऊपर उसका कोई असर ना हो और वो जैसे पहले खुश थे या हंस रहे थे, और बाकी 3 जो हैं हो सकता है उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए। तो उसकी वजह ये है कि फितरत ने हर इंसान को फ़र्क बनाया। तो देर आर डाइटरी प्लानिंग जिसके तहत आप उनका ये जो कैपेसिटी है टू एब्जॉर्ब स्ट्रेस वो बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आप खुदा ना खास्ता अगर डायबिटीज़ होने का ख़तरा है तो आप उसको फेस कर सकते हैं और नहीं होंगे। जी हाँ व्यूअर्स, अब एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे एक बात ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि जब भी आप जैसे कि डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, आप तबीब के पास जाएं तो अगर आप ऑलरेडी कोई मेडिकेशन पे हैं तो उस मेडिकेशन का ज़रूर इन्फॉर्म करें और कोई भी मेडिकेशन छोड़नी नहीं है प्रॉपर डॉक्टर से डिस्कशन के बाद। राइट डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। क्योंकि डॉक्टर साहब ये एक डिस्क्लेमर देना बड़ा ज़रूरी होता है। होता ये है कि लोग, जैसे कि किसी ने टीवी पे अभी सुना, उन्हें कहा छड़ो पर इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन
लेनी 100% कब लेनी पड़ती है, ये भी क्लियर कर देना। ये तो हमने अभी ब्रेक से पहले प्रिवेंशन की बातें की। मैं चाहती हूँ कि अगर हो गई है और लोग फॉर एग्जांपल 6 महीने से ले रहे हैं इंसुलिन और आपके पास फिर क्या करें? देखिए लोग ना छोड़ देते हैं, क्या कहते हैं वो अजवा खजूर के जो वो होते हैं सीड्स होते हैं, उसको पीस देते हैं और मतलब इस तरह की चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं और जो एलोपैथिक डॉक्टर के इलाज है वो छोड़ देते हैं और फिर कभी कभी सिचुएशन बहुत सीरियस हो जाती है, वर्स पे हो जाती है। जी देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर वो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स हैं, डिक्लेयर्ड हैं, तो उस सूरत में इंसुलिन आपको नहीं छोड़नी, ठीक है। प्लीज़ इंसुलिन नहीं छोड़नी अनलेस योर डॉक्टर से सो या वो खुद आपके पॉइंट्स ऊपर नीचे ना करें तो। जी बिल्कुल। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, देखिए उसके भी 3 दर्जे हैं। उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसको हम 3 कैटेगरीज़ में क्लासीफाई करते हैं। पहला वो पेशेंट है जिसको चाहे किसी भी दर्जे की डायबिटीज़ इस वक्त फेस करना पड़ रही है, लेकिन उन्होंने अभी ओरल मॉडर्न मेडिसिन्स यूज़ नहीं की, तो हम ज़ाहिर है उनको इंसुलिन कोई रिकमेंड भी नहीं करेगा, इवन एलोपैथिक कोई डॉक्टर रिकमेंड नहीं करेगा, लेकिन उनके डाइट पैटर्न में चेंज करके और बहुत थोड़ी सी हर्बल मेडिसिन्स के साथ हमारी एक 100% कन्विक्शन बन गई है कि येस इट इज़ रिवर्सिबल। कम से कम आपको उनको रोकना चाहिए उस स्टेज के ऊपर। मेडिसिन्स क्या हैं डॉक्टर साहब? वैसे जस्ट टू गेट एन आइडिया, ये नहीं कि अब आपने यूज़ करनी है, बट क्या क्या मतलब इलाज में चीज़ें यूज़ होती हैं? देखिए कुछ तो फॉर्मुलेशंस हैं, अच्छा, जैसे हम फॉर्मुलेशंस का नाम मुझे नहीं पता, डिस्क्लेमर की वजह से हम यहाँ शेयर करें कि नहीं, ग्लूकोसिन है, लेकिन उसके अलावा मैं आपको बताऊँ बहुत सारी हर्बल रेमेडीज़ हैं जो कि फौरी तौर पे उसको ड्रॉप कर देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुलंजा है जिसको पान की जड़ कहते हैं, उसको अगर आपने दालचीनी यानी सिनेमन के साथ मिक्स करके दिया लो डोज के अंदर, तो वो वक्ती तौर पे उसको नॉर्मलाइज कर देगी, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक आपने उनके प्राइमरी मार्कर को एड्रेस नहीं किया, जो गलती वो कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसको फिक्स नहीं किया, तो ये टेम्परेरी रिलीफ तो फौरी दे देगी जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिवर्स नहीं होगी। तो हमें उसको ढूंढ के और फिर उसको रिवर्स करने के लिए उस चीज़ को एड्रेस करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको पता है कि इस वक्त जो हमारे फ्लड से इफ़ेक्टेड भाई बहन हैं, जो लोग मुतासिर हैं, वो क्या करें? आप देखें ना, वहाँ पे बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं। अब आप तो डॉक्टर साहब क्योंकि डायबिटीज़ के भी, वेट लॉस के भी, हेल्थ के, हार्ट के भी एक्सपर्ट हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उनके लिए इस स्टेज पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो आपको पता है सब कुछ बैग है। जी बिल्कुल, वहाँ पे हमारे रिलीफ कैंप्स हैं मुख्तलिफ जो जा रहे हैं। हमें जो इस वक्त चैलेंजेस वहाँ आ रहे हैं वो शदीद बुखार के आ रहे हैं, और दूसरी चीज़ जो है एक्सट्रीम डायरिया के पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको फौरी तौर पे मेडिसिन की ज़रूरत होती है। तो हम इवन अपने जो मॉडर्न मेडिसिन के लोग हैं उनसे भी कहते हैं कि कम से कम ये जो 2-3 एंटीबायोटिक्स, दूसरा जो एंटी डायरियल मेडिसिन हैं, और तीसरी एंटीपायरेटिक जो बुखार कम करने की मेडिसिन हैं, ये तीनों जो मेडिसिन हैं वो एक्सेस में वहाँ पे होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली आप व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे? मुझे ये लगता है कि देखिए वो उस लिस्ट में लिख रहे थे कि डायबिटीज़ के एंगल से अगर हम बात डायबिटीज़ करें, के आपने बिल्कुल शुरू में एक बात कही थी कि हर घर के अंदर आपको अब क्यों इतनी तेज़ी से प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है। देखिए गवर्नमेंट के अपने नंबर्स हैं कि पाकिस्तान के अंदर अराउंड 20 मिलियन यानी 2 करोड़ के करीब लोग डायबिटिक हैं। हमें उन फैक्टर्स पे काम करना होगा कि जिसकी वजह से पीपल फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ डायबिटीज़। अगर हम प्रिवेंशन पे काम कर लेंगे तो आप देखिए ना कि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन के कितने एक्सपेंसेस हैं। आप जिन्ना हॉस्पिटल के डायलिसिस वार्ड में देखिए, अगर वहाँ 100 पेशेंट्स हैं तो 98 या 95 पेशेंट्स ऐसे होंगे जो कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के पेशेंट्स होंगे। लुक एट द एक्सपेंस, हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा डायलिसिस करवाना, तो इन सब इसकी कॉस्ट जो हम अपेरेंटली देखते हैं उससे बहुत ज़्यादा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए और एज एन एग्जांपल हमें सेट करने के लिए कि पूरी दुनिया को हम कहें कि वी आर अ नॉन डायबिटिक पेशेंट, तो मेरा बड़ा पैशन है कि किसी तरीके से हम प्रिवेंट तो कर लेना, इनको ट्रीट करना इज़ वन चैलेंज। और जो पीछे इतना बड़ा पूल बनता जा रहा है, हमें प्रिवेंशन की तरफ जाना है व्यूअर्स। इलाज तो फिर जैसे तैसे भी इंसान कराने की कोशिश करता ही है। ये ना भूलें कि जब डायबिटीज़ हो जाती है तो उसका फिर असर आपके गुर्दों पे भी होता है, आपके जिगर पे भी होता है, आपके दिल पे भी होता है, आपके जिस्म के हर हिस्से को वो अफेक्ट करती है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, एक साइलेंट किलर की तरह। और अगर ज़ख़म बन जाए और वो भरे ना, तो फिर उंगली कटी, पैर कटा, पूरी टांग कट गई। सो ये बड़े सीरियस मामलात हैं, इसलिए इनको हमें सीरियसली लेना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू। यहाँ पे व्यूअर्स हम ब्रेक लेंगे।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बड़ी सीरियस डायबिटीज़ से रिलेटेड हमने बातें कर ली। अब ज़रा बढ़ते हैं थोड़ा सा हल्ला गुल्ला और इन्जॉयमेंट की तरफ। और जब भी मैं सोचती हूँ कि पाकिस्तान का हमारा कल्चर कितना खूबसूरत है, तो हमारे कल्चर्स के अंदर विद इन आर कल्चर सब कल्चर्स हैं, जिनमें से हमारी जो सिराइकी बेल्ट है, खूबसूरत पूरा कल्चर ही सिराइकी जो है वो इतना खूबसूरत है, इतना नफीस है। और मतलब जो लोग गाते हैं उनकी आवाज़ इतनी मीठी, इतनी प्यारी, और फिर फ़ैन फॉलोइंग उनकी ऐसी कि क्रेज़ी लेवल पे। खाना वहाँ का रहन सहन, उठना बैठना बहुत ही खूबसूरत। और एक और चैनल पे जब मैं शो कर रही थी वापस आने से पहले, वो जो कहते हैं ना हैशटैग बैक होम आने से पहले, तो वहाँ पे पूरा एक वीक किया हमने, सराइकी वीक किया। और मैं आपको बता नहीं सकती व्यूअर्स, मैंने कितना एंजॉय किया, कितना सीखने का मौका मिला, और कितने प्यारे प्यारे लोग हमें मिले। तो आइए उनमें से एक बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी, हमारे मुल्क के रिनाउंड क्लासिकल सिंगर शराफत अली खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। आइए उनको वेलकम करते हैं। क्या बात है, क्या बात है खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आइए सर प्लीज, आइए। व्यूअर्स, वन ऑफ माय टू फेवरेट सराइकी सिंगर्स, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट पर्सनालिटी। आज हमने सोचा दूसरे को भी बुला लेंगे शो पे, लेकिन बीइंग सीनियर सर, सबसे पहले तो खान साहब आपको वेलकम करना चाहूँगी। मोस्ट वेलकम। हमारे लिए हमेशा से प्लेजर और ऑनर रहा है जब भी आपने हमारी टीम को अकोमोडेट किया है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आवाज़ आपकी इतनी खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और जो हमारी नेक्स्ट गेस्ट पे आएंगे, ही ऑल्सो हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस। सिराइकी है क्यों? बस चूँकि हम पैदा ही सराइकी खिते में हुए हैं, तो सराइकी लोगों में बड़े हुए हैं, तो एक सराइकी का एक जो है लिबास वो हमारे ऊपर तारी हो गया है। सराइकी मादरी ज़बान है चूँकि हमारी, तो इसलिए इसी की सिलेक्शन। शायर भी जो हैं वो हमारे सराइकी हैं। अगर ये भी होता कि चलो मैं सराइकी हूँ और मुझे कुछ अपने इलाके में पंजाबी शायर मिल जाते या कोई और ज़बान के, लेकिन हाँ साहब आप उसमें भी तो जा सकते थे ना, जैसे कि पॉप म्यूजिक जी, है, और जो जिसको हम पॉप कल्चर कहते हैं, यानी कि जो 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 हर कोई कर ही रहा है, आप समझ रहे हैं, आप उसमें नहीं पड़े, आप अपने ही कल्चर को प्रमोट करते रहे। इस पे क्योंकि आज जब आपका इंटरव्यू करना था तो मुझे मेरे हस्बैंड, क्योंकि वो खुद बड़े शौकीन है म्यूजिक के, उन्होंने कहा कि आस्क हिम कि जब इतनी खूबसूरत, इतनी स्ट्रॉन्ग आवाज़ है तो किसी भी ज़बान में गा सकते थे। बिल्कुल वो आपकी बात बजा है जी, लेकिन हर इंसान चाहता है कि वो अपने इलाके को प्रमोट करे, चाहे वो सियासतदान है, चाहे सिंगर है, चाहे क्रिकेटर है। तो वो हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि वो अपने इलाके को एक मुतारफ़ करवाए, उसका एक नाम हो हर इलाके में। तो हमारी यही कोशिश थी कि हम जितना भी चाहें तो अपनी, चूँकि ये पंजाबी हैं, हमारे भाई हैं, वो सिलेक्शन गा रहे हैं, भंगड़े गा रहे हैं, सब कुछ गा रहे हैं, पंजाबी, उर्दू, मैंने तो लोगों को पश्तो में, मतलब इतने खूबसूरत, और हर ज़बान हमारी माशाल्लाह पाकिस्तान की कितनी खूबसूरत है। तो इसकी एक वजह ये भी है कि जो जहाँ का रहायशी होता है तो वहाँ उसका क्या कहते हैं कि उसको अबूर हासिल होता है अपनी ज़बान पे, अपने कल्चर पे। तो हो सकता है कि पंजाबी में मुझे इतना अबूर हासिल ना हो, तो मुझे सराइकी पे जो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी अबूर हासिल कर लूँ। मेक सेंस, बिल्कुल मेक सेंस। बट मैंने एक बनता तो ये बनता तो था पूछना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो होते, मेरी एक सहेली है वो पंजाबी है, लेकिन गाती हैं और एज अ सिंगर अपने आप को लॉन्च भी करना चाहती हैं, लेकिन वो पश्तो में गाती हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने कहा समझ नहीं आएगी हाउ, कहती मैंने सीखी पश्तो ज़बान ताकि मेरा तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो, क्योंकि मुझे पश्तो बड़ी मीठी ज़बान लगती है। बस असल जुगन जी ये होता है कि सारी ज़बानें अपनी, एक पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हर जगह शो पे भी जाते हैं, तो बस वही बात आ जाती है कि ज़्यादा अबूर जो है वो सराइकी पे है। और आप बड़े वायरल हैं, अपनी आप भी और अब जो मैं नेक्स्ट में दोनों बड़े वायरल टिकटॉक के आपके गाने बताए। मैंने भी वीडियो बनाई हुई है आप दोनों के गानों के ऊपर। मुझे पता है आप बेताब हो रहे हो कि नेक्स्ट गेस्ट कौन है, उनकी तरफ हम जाएंगे, लेकिन पहले जो खान साहब हमारे साथ बैठे उनसे ये तो जान ले मसरूफियात क्या हैं आजकल। मसरूफियात आजकल इसी शोबे से ज़्यादा हैं जी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आप जो काम कर रहे हैं ना, या जो कारोबार कर रहे हैं, आप उसी में इन्वेस्ट करें, उसी में आप सबसे आगे जाएं। अगर आप अपना काम छोड़कर
इधर उधर इन्वेस्ट करेंगे, इधर उधर को मसरूफियत करेंगे या तवज्जो देंगे तो आपका काम जो है वो पीछे रह जाएगा। बिल्कुल। तो मेरी कोशिश होती है कि जितना भी मैक्सिमम टाइम दूं तो इसी म्यूज़िक को टाइम दूं। बट एल्बम, सिंगल्स, किन चीज़ों पे काम हो रहा है आजकल? जी, एल्बम्स पे काम हो रहा है, सिंगल्स पे काम हो रहा है? क्योंकि नहीं सिंगल्स पे, क्योंकि एल्बम का रवाज था पहले, मतलब 2008-9 की बातें हैं कि वो पहले कैसेट्स होती थी, सीडीज़ होती थी, उसमें हम 8 गानों की एक सिलेक्शन होती थी, जो एक तरफ इस कैसेट के एक साइड पे 4 गाने कैसेट दूसरी, लेकिन वो भी लोग सुनते थे। लेकिन अब तो एक गाने का है, एक गाना रिलीज़ किया, फिर दूसरा गाना उसके बाद महीने के बाद, 20 दिन के बाद, अगर वो पसंद आ गया लोगों को तो। और बाय द वे जब भी मैं लेटने लगती हूँ, पता नहीं क्यों, अब जब रात को बंदा सोने के लिए लेटता है ना, मुझे लेट लगती हूँ तो मुझे ना आपके सॉन्ग की वो जो लाइन है ना, सुत्ती पही मतलब इट्स जस्ट सच अ कैची सॉन्ग। बस इतना ये कैची गाना है, इतना ये कैची गाना है, जो किसी को ना भी आती हो, उर्दू पंजाबी कुछ भी ना आती हो, अंग्रेजी आती हो, उनको भी पसंद आता है। बस मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आप इस गाने को पसंद करते हो, बार बार जो है वो इसकी हर शो में रिपीटेबिलिटी हो रही है, तो आपकी मोहब्बत है। सर मेरी क्या रिपीटेबिलिटी है, टिकटॉक रिपीट करा करा के मेरा बेड़ा गर्क कर देता है। चले अब आपकी इजाज़त से सर, एक ऐसे यंग और टैलेंटेड आर्टिस्ट जिनके म्यूज़िक की, जिनकी परफॉर्मेंस को देख के खुशी भी होती है, और जैसे कि अभी हाँ साहब भी कह रहे थे, अपने कल्चर, अपने बैकग्राउंड, अपने आप में प्राइड लेना, अपनी ज़ात में प्राइड लेने का मतलब क्या है कि आप प्राउड फील करते हैं कि आप, जैसे कि मैं पंजाबी हूँ, सराब सराइकी बेल्ट से बिलोंग करते हैं, हर इंसान डिफरेंट जगहों से बिलोंग करता है, हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन जिस इलाके से बिलोंग करते हैं उसको भी ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हमारे नेक्स्ट गेस्ट जो हैं वो भी 100% ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं अपने कल्चर को। वाजिद अली बगदादी हमारे साथ है, आइए इनको वेलकम करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बगदादी साहब ने तो एक स्यापा ही डाल दिया ना सेट पे, इन्होंने गा दिया सोने की चूड़ी के बारे में, लो जो घरों पे अजाब पड़ गया, बीवियां अम्मियों को मैसेज करना शुरू हो गए कि भाई एक्सक्यूज मी, वेयर इज माय सोने की चूड़ी। तुसी की कीते वाजिद साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा, हम अभी बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, अभी ब्रेक में जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगी, सराइकी क्यों? किसी भी ज़बान में इंसान गा सकता है, फ्लुएंसी तो इंसान की होती है। अब आपसे मैं जब बात करती हूँ, हम उर्दू में ही बात करते हैं, बिल्कुल, तो उर्दू में तो आप बात कर लेते, तो उर्दू और बाकी की तरफ सराइकी पे क्यों इतना फोकस? असल में आजकल जो लोग हैं सराइकी को ज़्यादा लाइक करते हैं कि शादियों पे भी सराइकी फनकार आते हैं, औरतें भी शेरे सराइकी गाती हैं। बिल्कुल। तो आजकल ज़्यादा पाकिस्तान में सराइकी सिंगर ज़्यादा। बट ये बताइए, अच्छा कि अब आप दोनों से सवाल है, खान साहब आपसे शुरू करूंगी कि ये जो एक है हमारे यहाँ टिकटॉक पे चल गए तो चल गए, तो ये जो हमारे सराइकी आर्टिस्ट बहुत वायरल हो रहे हैं टिकटॉक पे, ये क्या कोई फार्मूला है, क्या कहानी है ये? बस ये फार्मूला, मैं जहाँ तक मेरी सोच है तो, क्योंकि जो बिगेस्ट सिंगर थे सारे बड़े हो गए, मतलब इब्रार लाख साहब हो गए, जवाद साहब हो गए, जितने भी, तो वो अब गाने की बजाय अदर मसरूफियात में बहुत ज़्यादा वो दिलचस्पी ले रहे हैं। कोई सियासत में ले रहा है, किसी ने बहुत बड़े कारोबार खोल लिए, तो अब हमें थोड़ा सा मौका मिला है कि आगे जाने का, हमें शौक़ है। अब शौक, कितना टाइम हो गया आपको वैसे इस फील्ड में? माशाल्लाह मुझे तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 17-18 साल हो गए जी। एक ही, हम दोनों का एक ही टाइम है, 17-18 ईयर्स से हम जी। हाँ मीडिया में, बिल्कुल सही है। तो 17-18 ईयर्स में आपको अब लगता है कि मौका मिल रहा है? सच बोलना है। अब इसलिए लग रहा है कि इससे पहले हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, एंड्रॉयड नहीं थे, तो हम सिर्फ कैसेट के मोहताज थे। और बहुत अच्छा गाना अगर बनाना होता था तो बाहर से ही बनवाना पड़ता था, और उसकी एक्सेसिबिलिटी चाहिए होती थी। बिल्कुल। हाँ जी। वो एक मखसूस कंपनी होती थी जिसकी मिन्नतें करनी पड़ती थी कि वो रिलीज़ करेगा, कब करेगा, मेरिट देख के करेगा। तो अब मीडिया जो है वो हमारे हाथ में है। तो आजकल जो है ना ज़्यादा पॉपुलर होने का टिकटॉक, यानी हम किसी की मोहताज नहीं रहे, अब हम मोहताज नहीं रहे कि आप खुद से ही चैनल बना के
कुछ भी अपने अकाउंट्स बना के हम खुद को वायरल कर सकते और हैं। आप देखें कि फिर सोशल मीडिया पे आप टिकटॉक की बात कर रहे थे। जी वाजिद, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि ज़्यादा आजकल ना जो फनकार हिट होते हैं टिकटॉक पे, जो गाने चलते हैं वायरल होते हैं, तो उससे ज़्यादा वो अच्छा प्लेटफॉर्म है मशहूर होने का। वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म एक्चुअली, तो सारे ही जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इंस्टाग्राम ले लें, फेसबुक, टिकटॉक, व्हाटएवर, इन सब में एक बेनिफिट ज़रूर मिलता है और एक प्लस पॉइंट भी होता है। बट हाँ, सिंगर्स के लिए मेरे ख्याल से वो वाला प्लेटफॉर्म जो है वो सब, क्योंकि उसमें ज़्यादातर चीज़ें गानों पे ही होती हैं। उसमें लड़ाई भी गाने पे हो रही है, उसमें रोमांस भी गाने पे हो रहा है, उसमें झगड़ा भी, सारा कुछ फिर जो है वो टिकटॉक पे गाने भी पे। आजकल ज़्यादा सराकी गाने चल रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि सिराइकी गानों की जो वैल्यू है वो अब जाके लोगों को समझ आई है। जी जी बिल्कुल। तो फिर क्या ये बात है कि आगे आने का क्योंकि मौका नहीं मिला तो अवाम तक बात नहीं पहुंची? हाँ जी जी जी। मुझे मैं ये बड़े, ये आपको पता है, मेरे लास्ट टाइम भी हम लोग जब बैठे आपसे मेरी बात हुई थी कि मुझे लगता है कि सिराइकी गानों को मंजरे आम पे आने का मौका ही अभी मिला है। अब देखिए, जो बहुत एक पुराने आर्टिस्ट थे, मतलब पठान खान थे, वो भी एक सराइकी आर्टिस्ट थे। तो चूँकि उनको मीडिया ने उठा लिया था, उस वक्त पीटीवी ने उठा लिया था, तो इसलिए जो वो हमसे ज़्यादा ग्रोथ कर गए, वो ज़्यादा नाम कमा गए, क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म मिल गया था ना। तो हमारे लिए यहाँ पीटीवी में आना और ये मतलब मुश्किल थी हमारे लिए। तो आप लोगों की मेहरबानी की आज इतने बड़े जो है प्लेटफार्म पे आप हमें याद करते हैं, बहुत शुक्रिया। आपको तो मैं हर प्लेटफॉर्म पे याद करती हाँ हूँ, जी। जरा आप दोनों तो आप दोनों ये गिला नहीं मेरे से ये कर आपकी सकते। मोहब्बत है। मोहब्बत है जी, आपकी मोहब्बत अच्छा, है। अब ये बताइए कि म्यूजिक की तरफ जब रुझान हुआ, उस जर्नी की तरफ आते जी। हैं, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी बात, जब आपने म्यूजिक का सफर शुरू किया, बाकी सब तो अपनी जगह है, घर वालों का रिस्पांस क्या था? जी, घर वालों का रिस्पॉन्स था, लेकिन मुझे बहुत शौक था। क्या उन्होंने क्या कहा, करना है नहीं करना? उन्होंने कहा आप करें, अगर आपका शौक है तो आप करें। तो ये आवाज़ पे भी डिपेंड करता है ना, अगर आवाज़ अच्छी है तो फिर करना चाहिए, अगर आवाज़ अच्छी नहीं तो फिर ये शौक नहीं करना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा कि सिंगर अच्छी, कि आवाज अच्छी है कि नहीं? अब देखो, वो तो हर बाथरूम सिंगर तो सारे ही होते हैं। आप मुझे गा कर सुनाओ, मैं आपको बता देता हूँ कि आप गा सकती हो कि नहीं। कहाँ साहब मेरी ऑनर मुंडा मेरी ऑनर बेइज्जती कर रहे हैं, मैं हुन एनु मैं बंदा ठीक नहीं है, मैं क्या करूँ अब? नहीं, मेरा चले छोड़े। ओके, फॉर एग्जांपल, अब हमारी शेफ की आवाज़ बड़ी सॉफ्ट है, बड़ी जेंटल है, ज़रूरी तो नहीं है कि वो सुर में गा लेती हो? नहीं, मैं नहीं गाती। नहीं गा सकती ना। अब आपको कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छा गाते हो? मतलब ये है कि नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि घर वाले कहते थे, गाना शुरू कैसे किया? गाना मुझे बचपन से शौक था। तो मैंने शुरू से, फिर हमारे उस्ताद हैं मुल्तान के, मियां हुसैन बख्श मुल्तानी, हाँ जी, हाँ जी। हमने उनसे क्लासिकल तालीम हासिल की। जैसे कि आजकल क्लासिकल ज़्यादा लोग नहीं सुनते, क्योंकि आजकल ये फोक ज़्यादा चल रहा है, सराकी ज़्यादा चल रहा है। तो मुझे जो तालीम है वो क्लासिकल की है। माशाल्लाह। तो फिर ये दुनिया को देखकर ये दौड़ा माया सराकी गाने, तो इसलिए फिर मैं इस फील्ड में आया। बिल्कुल सही। तो घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। नहीं, घर वालों ने शुरू से ही डे वन से कहा, देखो हवाई रोजी है आपकी भी मेरी भी। जी बिल्कुल। हाँ साहब, हवाई जी, रोजी है। हवाई है, बिल्कुल। आई तो अल्लाह का बड़ा करम होता है जब पैसे आते हैं, लेकिन बड़ी दफ़ा रुक भी जाते हैं। और फिर जैसे कोविड में जो हालात हुए, सारा कुछ हुआ, दूसरों के फिर भी काम चलते रहे। जो मीडिया के लोग थे, हम लोग का तो मामला ही ठप हो गया था। और इसको मानने में कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, बड़े लोगों के काम ठप हुए। तो घर वालों ने ये नहीं कहा कि ये काम हवाई रोजी है वो, या वो खुश थे कि आप इस तरफ जा रहे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने शुरू किया था शुरू से, तो अल्लाह ने इज्जत दे दी थी, नाम बन गया था, तो पैसा वगैरह तो आ गया। तो ये कोरोना में फिर टेंशन नहीं रही ना, अल्लाह ने दिया हुआ था चीज़ें सब सेटल कुछ। हुई मेरी। जी। कहाँ साहब आप बताइए, जी जी। हम लोगों ने जब काम शुरू किया 16-17 साल पहले, तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, घर वालों को जब मीडिया की बात करते थे तो वो उनके शक्ल के जाविया ही बदल जाते थे। जी, जी। उनको ये टेंशन होती थी कि भी कल को अगर, खैर मेरी तो आई वाज ऑलरेडी मैरिड एट दैट टाइम, बट बात ये कि अगर शादी या फैमिली या बच्चे या वो किस तरह करो, तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? मुझे तो बहुत बुरा मिला था घर से रिस्पॉन्स। वाकई इस जो म्यूज़िक के फील्ड होती है ना जी, हाँ तो जी। उसमें सब लोग अच्छे नहीं होते, सब लोग सपोर्ट करने वाले नहीं होते। तो इसलिए चूँकि मैं छोटा था उस वक्त, तो मुझे घर वाले बग़ैर किसी, यानी कि अकेला जाने ही नहीं देते थे। किसी ना किसी चैनल पे जाना होता हो, या कि प्रोग्राम पे, या प्रोग्राम देखने के लिए, तो फिर क्या करते थे? तो वो मामू थे मेरे, या वो मेरे साथ जाते, या कोई एक दो दोस्त जो हैं वो उसके साथ जाने देते। तो हमारे साथ, मैं जब मगरिब की नमाज़ पढ़ने जाता था, तो मैं मगरिब की नमाज़ तकरीबन लेट घर वापस आता था। तो घर वाले पूछते थे कि क्यों लेट आए हो, इतने क्यों लेट आते हो, मगरिब के बाद क्यों?
और नमाज तो आप जल्दी वापस आ जाते हो। तो बहाने बनाता रहा, तकरीबन महीना गुजर गया। तो एक दिन मगरिब की नमाज के बाद मैं मस्जिद से निकल के वो उस दोस्त के पास गया जो पियानिस्ट था, वो पियानो बजा रहा था। तो मैं उसके साथ आधा पौना घंटा जो लगा के अच्छा। फिर घर आता था। अच्छा, ठीक है। तो शौक़ था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर शौक़ साथ साथ घर वालों पे अम्मी की मिन्नत की, मुझे शौक़ है। और लेकिन जो अच्छे वक्तों में बड़े हुए हो, हमारे साथ इतना अच्छा हुआ नहीं था वैसे। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि अच्छे घर वाले वही होते हैं जो बच्चा जिस कारोबार की तरफ, जिस शौक़ की तरफ जा रहा है ना, एक्सेप्ट कर रहा है उस माइंड, तो उसे जाने दीजिए। ठीक है, अब ये बताइए कि हमें लाइव आप अभी क्या सुनाएंगे, क्योंकि लाइफ सबसे में खूबसूरत आवाज़ अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो हारमोनियम की जो आवाज़ है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो क्या सुनाएंगे आप हमें? अभी मेरा एक गाना रिलीज़ हुआ है मेरे अपने स्टूडियो शराफत स्टूडियो से, जी जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा जा रहा है। तो उसी की मैं एक दो लाइन जो जी सर। सग पद नि ध प सग पद नि ध प स नि ध प स नि ध प ग प ग रे नि रे सा। मस मस मुकी है दिल दीर हाड़ में, वत मेरे सबरा कुसुली ते न चाड़ में, वत मेरे सबरा कुसुली ते न चाड़ में। मसे मसे मेरा है इस दिल भोले नु वो, मसे मसे मेरा है इस दिल भोले नु अगे, अल्लाह अल्लाह करके भुलाए ढोल नू अगे, अल्लाह अल्लाह करके भुलाए ढोल नू। कोई होर गल कर पर छोड़ रोल नू, कोई होर गल कर पर छोड़ रोल नू अगे, अल्लाह अल्लाह करके भुलाए ढोल नू अगे, अल्लाह अल्लाह करके भुलाए ढोल नू। वल वल चाने ना बेवफादा, दिल विच मचवे दे भा बड़ भादा, दिल विच मच वेंदे भा बड़ भादा। मसे मसे में बुझाए इश्क दे कोल नू वो, मसे मसे में बुझाए इश्क दे कोल नू अगे, अल्लाह अल्लाह करके भुलाए ढोल नू अगे, अल्लाह अल्लाह करके भुलाए ढोल नू। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अच्छा, अब ये भी बता दें इसका मतलब क्या है? आपको पता ना, आपके पहले मैं गाने सुनती हूँ, उसके बाद मैं उनकी ट्रांसलेशन कराती हूँ। कुछ कुछ बाय द वे सराइकी के गाने बड़े आसान होते हैं जी जी, कुछ की टिपिकल होते हैं, कुछ बट जो हार्डकोर क्लासिकल होता है वो जरा सा समझने वाला होता है। इसी तरह वो है कि कोई और गल कर, यानी कि कोई और बात करो यार, पर छोड़ रोले नू, यानी कि कोई और बात करो, इस रोले को मत छेड़ो यार, याद मत दिलवाओ। अगे मसे मसे अगे अल्लाह अल्लाह करके मनाया ढोले नू, यानी खुदा खुदा करके उसको मनवाए। ये जो लोग अक्सर करते हैं कि कहीं बैठे होते हैं, अब मियाँ बीवी राजी हो चुके हैं तो लोग फसाद डालने के लिए ना याद करा रहे होते हैं कि याद है तुम लोग की पहले कितनी लड़ाइयाँ होती थी, याद है ये बड़े करने वाले होते हैं लोग। यानी बहुत मुश्किल से महबूब को मनाया, फिर उसकी बात उसको फिर ना प्लीज जी 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 इरिटेट करना मेरे लिए स्यापा बन जाएगा। बेसिकली उर्दू में ये बात हो रही है, राइट? बिल्कुल जी। अच्छा, अपने गानों में जी, अपने गानों में सबसे ज्यादा कौन सा आपको अपना गीत पसंद है? आप हर बंदे का अपना एक फेवरेट होता है ना, आपका फेवरेट कौन सा है? वाजिदा, आपका फेवरेट कौन सा है अपना गाया हुआ गीत? मुझे अपना गाना अच्छा लगता था, वो एक बिल्कुल फर्स्ट जो गाना हमारा हिट हुआ था, अरमान तलक दे अफसोस तलक दे। ब्यूटीफुल सॉन्ग। जी, उसके बाद निहामो जे ख्वाब चाय माही, ये दो गाने मुझे बहुत ज़्यादा आपके पसंद फेवरेट हैं। है? अच्छा, जी 1.5 मेरा भी फेवरेट है। फेवरेट तो हमने शुरू में सुन लिया आपसे। अच्छा, मैं पहली फरमाइश कर लेती, मैंने ये वाला सुनना है, मैंने ये वाला सुनना है।
सोचिए कितनी खुशकिस्मत हुई सीट पे बैठने का। ये बड़ा फायदा है कि आपको इतने ब्रिलियंट आर्टिस्ट से लाइव एक तो गुफ्तगू करने का भी मौका मिलता है और साथ में फिर उनकी आर्ट को विजुअली देखने का और सुनने का मौका मिलता है। अपना फेवरेट कौन सा है आपका? मेरा गाना आया था 2010 में, साडा तो एक यार है दुआ कोई नहीं बनाया। ये गाना मुझे बहुत पसंद था। बड़ा प्यारा उसके बाद ये सोने दी चूड़ी हाथ विच सजना पाई हुई। ये तो बड़ी ही ये तो वायरल लेवल का हर बंदा पसंद करता है। तो अब मेरा गाना ज़्यादा वायरल हुआ था तो मुझे भी वो बहुत पसंद है। साडे तू बेजारियां ते होरां नाल यारियां, ये यारी दा असूल नहीं, ये गल सानू कबूल नहीं। वाह वाह। आय हाय, इसी नोट पे ब्रेक से वापस आएंगे तो वाजिद साहब आपसे ही कुछ सुनते आएंगे ठीक है। और खान साहब भी हमारे साथ हैं। इनका भी एक गाना सुनना है, किचन में भी झाती डालनी है, करोड़ों काम है करने को, होंगे कि नहीं ये ब्रेक के बाद पता चलेगा। क्या बात है। ये गल मुझे भी कबूल नहीं है जो इन्होंने मेरे साथ पिछली ब्रेक में की थी कि आप गाना सुनाए। मैं आपको बताता हूँ पूरे गाने के दौरान आज मैं यही सोच रही थी कि यार आपने जो बात असल में ना पता चल जाता है, सुर का पता चले, गा तो हर कोई लेता है ना, मतलब सुर का पता चल जाता है कि कौन असल अच्छा वो अभी मैं उसी बात पे कायम है, उसी बात पे कायम है। इनका मतलब ये था कि अगर आप में वो क्वालिटी है, यानी वो गाने में एबिलिटी मौजूद है, सब कुछ है, तो आप बेशक 10 साल मेहनत कर सकते हैं। लेकिन खान साहब देखें, शुरू करने के लिए जी जी किसी भी चीज का आगाज करने हाँ के जी। लिए हमारी शेफ बहुत बेहतरीन खाना बनाती है माशाल्लाह। बाय द वे शी इज वेरी टैलेंटेड। तैयार है सारी जी, चीजें, अल्हम्दुलिल्लाह। रेडी है सारा? ओके जी। डन, ग्रेट। अब हमारी शेफ बहुत टैलेंटेड है, उनको लगता है वो बड़ा मजे का खाना बनाती हैं। हम चखेंगे तो पता चलेगा ना कि अच्छा है कि बुरा है। लेकिन हमारे चखने में और उनके बनाने के बीच का जो एक टाइम है जिसमें उनको एहसास होता है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मुझे इसको फॉलो करना चाहिए, वो मैं पूछ रही थी। वो ये है कि चूंकि किसी ये ने दोनों कहा, किसी ने ये बताया। दोनों आवाज और लय जो है वो दोनों मतलब गॉड गिफ्ट है जी। ये खुदा की तरफ से होता है कि आप लय में भी हैं और सुर में भी हैं। तो जितना भी कोई कारीगर हो, जितना भी कोई उस्ताद हो, वो आपको ना तो सुर में कर सकता है ना वो लय में कर सकता है। लय में हो जाएगा, सुर में नहीं कर सकता। आपने मिसाल दी इनकी, ये तो हर बंदा कर सकता है, हर औरत कर सकती है किचन का, लेकिन जो गुलकारी है, सिंगिंग है, वो हर कोई नहीं कर आपको सकता। लगता है औरत खाना बना सकती है? आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े शेफ मर्द हैं। नहीं जो मतलब प्रॉपर जो शेफ हैं दुनिया के, एक्चुअली सबसे बड़े, ज्यादातर जिनका नाम आप जब देखते हैं तो उनमें मेल आते हैं। जी जी तो ये खाना सिंगिंग भी में हर बंदा नहीं आवाज बना भी होता है, लय भी होती है। इनमें लय की जरूरत नहीं होती खाने बनाने में। खाना सुरीला ना हो, आप लोगों से ज्यादा कौन कहता है खाना सुरीला? सॉरी, इधर मैं जीत गई हूँ, मान जाए आप, मान जाए। और ये आपने शायद कहा था आपसे कोई नहीं जीत सकता। एक दो हम लोग शो कर रहे थे साथ, उन्होंने हल्की सी आवाज में मैंने इनको सुना, कहते हैं आपसे नहीं कोई जीत सकता। मैंने कहा मुझे पता है, ऊंचा कहे ना, बुलंद आवाज में कहे। वो खाना सुरीला होना चाहिए ना, आवाज सुरीली नहीं होनी चाहिए। अच्छा, शुरू सुरीली। वाजिद अभी तक जीतने की कोशिश कर रहा है, मैं इसको जीतने नहीं दूंगी। व्यूअर्स देखते हैं, बहरहाल मेहनत करनी चाहिए जी। मेहनत करनी हाँ, है। जी। और बात कोई ये भी है कि- काम इसमें मेहनत करे। बिल्कुल। और टैलेंट का जहाँ तक ताल्लुक है तो व्यूअर्स किसी ना किसी तरीके तक से आप तक ये पैगाम ज़रूर पहुँच जाता है रब की तरफ से भी कि ये करो, जी। कामयाबी तो आखिर कुन तो रब ताला नहीं कहना। अच्छा, आप लोग अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो आपके फैंस हैं, और माशाल्लाह सिर्फ सराइकी बेल्ट के नहीं, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में आप लोगों को लोग पसंद करते हैं। तो सर आपके व्यूअर्स के लिए, आपके फैंस के लिए क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं और अल्लाह पाक से सब लोग दुआ करें कि इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो सैलाब की ज़द में आया हुआ है। तो हम उन गरीब भाइयों के लिए, अपने जितने भी हमारे इलाके के लोग हैं, पंजाब के हैं, बलूचिस्तान, जहाँ से भी हैं, अल्लाह उनको अपनी फ़ुज़ुमान में रखे। और दूसरा मैसेज ये है कि जिस फील्ड में भी काम करें, वो जहाँ भी काम करें, वो पहले पढ़ाई करें, अपनी पढ़ाई तालीम मुकम्मल करके फिर उसको आगे काम करना चाहिए। कुछ बहुत ही अच्छा पैगाम, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ इशू है। ये तो मैं बहुत अच्छा कर लेती हूँ, 14-15 साल की उम्र पे हर किसी को लगता है कि वो अपने काम में एक्सपर्ट है। ठीक है,
कम से कम जो काम माँ बाप ने लगाया है जिम्मे पढ़ाई लिखाई का वो मुकम्मल करे। और पढ़ाई, गाना, पढ़ाई, बीइंग अ शेफ, पढ़ाई, बीइंग अ होस्ट, पढ़ाई, बीइंग मतलब कोई भी प्रोफेशन, चाहे उसमें डायरेक्ट तालीम की ज़रूरत ना हो, तालीम हर इंसान का बुनियादी हक और उसकी ज़रूरत है। अच्छी बात है। आप क्या पैगाम देंगे अपने फैंस को? मैं ये पैगाम दूंगा कि ये जो आजकल सलाब जरगान वगैरह आया हुआ है ना, तो इसकी मदद करें ये क्योंकि ये हमारे भाई हैं, हमारे वासी हैं, तो इनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल। और उनकी मदद नेक्स्ट करें। क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे आपसे? कोई अब सॉन्ग्स आ रहे हैं, एल्बम आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं? हमने रिकॉर्डिंग की है, तो उसका वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपने फैंस को एक खुशखबरी दूंगा, गिफ्ट दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आप दोनों का। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी दे और हमारी सराइकी बेल्ट का म्यूज़िक और मंजर आम पे आए। और जिस तरह से पंजाबी गाने लोग इतने एंजॉय करते हैं, उर्दू के करते हैं, और डिफरेंट जो हमारे कल्चरल लैंग्वेजेस हैं, जो हमारे पाकिस्तान की ज़बानें हैं, सराइकी के भी गाने मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा मंजर आम पे आएँ। और इट्स ब्यूटीफुल म्यूज़िक। व्यूअर्स, आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं और थ्रू टीवी सुन रहे हैं या अपनी जो भी डिवाइस है उसके थ्रू, ये जो लाइव सुनने का एक एक्सपीरियंस है ना, आपकी बिल्कुल ही आपकी हालत ख़राब हुई हुई हो, आप सराइकी म्यूज़िक सुनते ना, आपकी रूह में एक ताजगी आ जाती है। तो बहुत दुआओं और प्यार के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया जो आपने बुलाया हमें। हमारी प्यारी सी शेफ़ का भी शुक्रिया जिन्होंने बहुत अमेजिंग अपनी डिशेस तैयार की। अच्छा, ब्राउनीज आपने उसी में सर्व किए? हाँ जी, वंडरफुल। उसी में बेक करके उसी में बेक किया। आप इसी तरह भी सर्व कर सकते हैं, और अगर बच्चों को फॉर एग्जांपल स्कूल में कटिंग lunch मैंने box- हाँ जी तो की है इसकी। कट के भी डाल दें। ऑसम, थैंक यू बेटा। और सर खान साहब, जी जी हुन तुसी भी कुछ सुना के महजूज कर दो और हमारे व्यूअर्स को गुड बाय कर दो। जी सर।